परिवार की कोई गलती नहीं थी, लेकिन भैया एक की वजह से पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। इनके घर में कभी ऐसी भूत प्रेत वाली सिचुएशन इतनी भयानक नहीं हुई थी, और बड़ी दाई माँ ने कभी इस घर पे अपना गुस्सा, अपना प्रकोप नहीं दिखाया था। बड़े भाई की शादी हुई थी, उनके बच्चों का मुंडन हुआ था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये धीरज जया की शादी के बाद से ये मानो सिचुएशन हर मिनट बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। इनकी मदद के लिए जो आए थे वो यहाँ से चले गए, वरना कोमल और उनके जो हस्बैंड हैं बीरपाल, जो कि तांत्रिक हैं, अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करके बड़ी दाई माँ को प्रसन्न करने वाले ही थे। लेकिन एकदम से उनको भेज दिया गया। याद है ना, पिछली कहानी में बीरपाल को बताया गया था जया के माध्यम से। जया में उस वक्त एक जिन्न था जिसने ये बोला कि जहां तू बीरपाल उतारा करके आया है, जो चीज़ तू माटी में दबा के आया है, अभी उसे 70 दिन नहीं हुए, 20-22 दिन के भीतर ही वो वहाँ से बाहर किया जा रहा है। और फिर सोच, जब वो छूटेगा वहाँ से, और अगर मैंने तेरे घर का पता दे दिया तो तेरा और तेरे परिवार का क्या हाल होने वाला है। तो बीरपाल अपनी वाइफ कोमल के साथ इस घर से चला गया था। मतलब धीरज और उसके मम्मी पापा, बड़ा भाई, मतलब सब लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ हमारी मदद करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि इस गांव में बीरपाल जैसा कोई तांत्रिक है नहीं जो कि अगर किसी के लिए कोई चीज़ बना दे और 40 दिन वाला पढ़ दे तो हाँ, वो 41वां दिन शायद ना देखे। उनकी एकमात्र सहारे से ये कोशिश कर रहे थे कि हम इस डरावने सफ़र को ख़त्म करेंगे। जया के साथ ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये दूर हो जाएंगी। जया के साथ ना, मतलब 2 प्रॉब्लम है। पहला कि इसने वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के बड़े लोगों को, सबको अपमानित कर दिया। तो उनके साथ इतना बुरा बोलने के बाद शायद उनका सपोर्ट अब जया को नहीं मिलेगा। दूसरा, जया की फैमिली ने धीरज से शादी कराई और सतीश को नज़रअंदाज कर दिया था, और उसको मना कर दिया था कि शादी नहीं करनी, बिटिया को सतीश पसंद नहीं। और हाँ, परिवार भी सतीश का नहीं पसंद आया होगा, तभी तो शादी नहीं हुई। लेकिन इस बात की खुंदस निकालने के लिए उन्होंने इस घर पर एक ऐसा जिन्न छोड़ दिया जो ना जाने कितने सालों से भूखा है। जिन्न अपनी भूख जो है कई माध्यम से मिटाता है, जो आज के इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन है। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी ज़रूर और ध्यान से सुनिएगा, बट अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन्हें देख लीजिएगा, तभी आप इस कहानी से कनेक्ट कर पाओगे। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो फिर आकर सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी विस्तार से सुनाओ। एक छोटी सी बात बोलनी है आपसे। हाँ, मतलब अगर आप पहली बार आए तो थोड़ा मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मेरे को एक बात आपसे पूछना था, मतलब इट्स अप टू यू वाना, मतलब आपको अगर कमेंट करना है कर सकते हो, बता सकते हो, नहीं जाने देना। आप वीडियो देखते हो, आते हो, लाइक और कमेंट में न जाने, मतलब मजाक वाली बात नहीं है, सच में पूछ रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम लगता है कि नहीं यार तेरी वीडियो लाइक करने लायक नहीं होती, बस देख लेते हैं, या तेरी वीडियो पे हम कमेंट क्यों करें, तो आप मुझे बोलो, मैं दोनों बटन हटवा भी दूंगा। सच में, मतलब सिर्फ आज की वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका कमेंट मुझे आना चाहिए कि ख़ास नहीं है या ठीक है। मतलब इन दोनों में से एक बात बता दीजिए। मेरा कोई बहुत बढ़िया तो सुनाता ही नहीं, मुझे बताए। मुझसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन करने वाले ऑलरेडी मार्केट में है। मैं तो ऐसे आकर बैठ के बात करता हूँ जैसे घर परिवार के 4-5 लोग बैठ जाते हैं और बात कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा ये लगा, वो कर, ये कर, नहीं समझ आता मुझे। मतलब मैं आपसे डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ, ये प्लीज़ जवाब दीजिएगा। होता क्या है कि धीरज और जया के घर में जो एक बड़ी समस्या तांत्रिक और उनका बेटा आकर बैठ गए थे, वो एक मोर पंख के माध्यम से यहाँ से उठकर डर कर चले गए। और वो जाते हुए जया की सास को बोल कर गए कि कितने समय रोक लेगी इससे, और कितने समय तू इन सभी का बचाव कर लेगी। इन सभी का मतलब घर में तेरे जितने सदस्य रहते हैं, हर एक का नाम, पता, कुंडली हम निकाल लेंगे
और उसके बाद देखिए, तांत्रिक को आप पीठ पीछे कुछ भी बोल लो, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन उनके सामने बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं ये वीडियोस देखता हूँ ना, लोग कमेंट करते हैं, मतलब इस तरह का मजाक बनाते हैं, उनके प्रैंक करे, उनके साथ थोड़ा बदतमीजी करी और सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। गलती से कोई सिद्ध तांत्रिक गले पड़ गया ना तुम्हारे, भाई साहब पूरे घर को नचा देगा और तुम्हारे घर में बिना एंट्री करे, समझ रहे हो। तो ये विद्या का मजाक कभी मत बनाना। आप नहीं मानते मत मानो, कौन तुम्हें कह रहा है कि इसे मानोगे तभी तुम्हें खाना हजम होगा, मत मानो। ये भी कहो कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, ये भी कहो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी जितनी भी है सब ये इफ़ेक्ट्स वगैरह है और ये कमाल की चीज़ें हैं, लोगों ने मतलब एक तरीका बना लिया मार्केटिंग का। ऐसा है, ये जो उतारे वाले मंदिर है या उतारे वाले गुरुद्वारे मस्जिद, जहाँ भी जो भी बाबा जी बैठते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, वो सब मजाक चल रहा है। और अगर ऐसा चल रहा है तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कभी आप किसी ऐसे भगत, ऐसे तांत्रिक, ऐसी काली विद्या को जानने वाले के सामने दांत दिखाते हुए ना पहुँचो कि उसे आपका व्यक्तित्व बुरा लग जाए। क्योंकि वशीकरण पे ही पूरा घर खेल जाता है। वशीकरण बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सीखने में। आप थोड़ा सा अच्छे से संपर्क करोगे किसी समझाने वाले को तो वो सिखा भी देंगे और लोग सीख भी रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक वशीकरण से पूरे साल की मेहनत अपने हाथों से उठाकर किसी को दे दोगे, ऐसी तो वीडियोस देखी होंगी तुमने। आपको उम्मीद नहीं है कि क्या हो सकता है। जया के तो शरीर में इस वक्त एक ऐसा जिन जो बहुत समय से भूखा। जया की सासू माँ ने सामने मोर पंख रखा था। सतीश जो कि बेटा है सेकंड तांत्रिक का, जिनका नाम था धर्मवीर, ये जब उठकर जा रहे थे, जया की जो सास है उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोल के घर से बाहर चले गए। इत्तेफाक से एक 8-9 साल का बालक जो कि इसी घर का है, भाई शादी ब्याह का माहौल है तो गांव से और बहुत जगह से लोग आए हुए थे, लेकिन अधिकतर सब जा चुके थे। जो इस घर में रोज रहते थे वो लोग थे और ये बालक उन्हीं में से एक है। वो जब आ रहा था तभी ये धर्मवीर है, उसने रोक लिया। सिर्फ उसको फुसफुसा कर एक कोई बात बोली 2-1 सेकंड की, और फिर दोनों इसके कान इस तरह से बंद करे और सिर पर फूंक मारी। ये बच्चा भागा भागा गया और ये देखा है, धीरज ने देखा है, और धीरज ये बोल भी चुका था सबके सामने कि अरे बच्चे को छोड़ो, आप क्या कर रहे हो। उसने बस इतनी देर के लिए बच्चे को पकड़ा था, 1-2 सेकंड के लिए। 1-2 सेकंड में वशीकरण तो नहीं होता ना, लेकिन ये कोई मामूली तांत्रिक नहीं था, इसने सिर्फ फूंक मारी है। ये बच्चा यहां से भागता हुआ गया, वहां से टेबल से मोर पंख उठाता है, भागता हुआ लाता है और बाहर जमीन पर रखकर उस पर खड़ा हो जाता है। ये जो सेकंड तांत्रिक थे धर्मवीर, इन्होंने इनका जो बाहर लोहे का गेट था वो थोड़ी देर नॉक किया, उसे वो होता है ना कुंडा, कुंडे को बजाना शुरू कर दिया। जब बजाया तो जया, धीरज, पूरा परिवार एक तरह से दरवाजे पर खड़ा था। जया की जो सास है वो देख रही थी लगातार। उसने चिल्लाकर कहा कि तेरी रोकथाम यहां तेरे बालक के पैर के नीचे, अब देख तू मैं कैसे खेल खिलाता हूं। ये बोलकर यहां से चले गए। इन्हें अम्मा जी को समझ नहीं आई कि इसने क्या बोला था। धीरज ने बच्चे को बोला कि बेटा वो तेरे पैर के नीचे जो मोर पंख है उसे लेकर आ। अब सासू माँ ने देखा कि इसने मोर पंख यहां से कब उठा लिया, मतलब पता ही नहीं चला। बहुत अफसोस हुआ, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ईश्वर हमारी मदद कर रहे हैं और मैं उनकी इस भेंट को बचा नहीं पाई। इन्होंने ऐसा नहीं है कि ये दूषित हो गया, खंडित हो गया, बेकार हो गया, अब बाहर फेंक दो, ऐसा नहीं करा इन्होंने। गंगा जल में इसे रखकर छोड़ दिया कि मैं 24 घंटे के भीतर इसे दोबारा से मंदिर में रखूंगी। इसका असर होता है नहीं होता अलग बात है, घर के बाहर तो नहीं फेंकूंगी। अच्छा, इस चीज़ से एक बात मेरे दिमाग में आई है, कुछ लोगों के सवाल भी थे कि हम कभी किसी ज्वेलर से कोई स्टोन बनवाते हैं। देखिए, आप इन स्टोन्स पे मानते हो ठीक है, नहीं मानते आप इस बात को इग्नोर कर देना। लेकिन अगर आपने कोई मोती, पन्ना, हीरा, नीलम जो भी बनवाया, ठीक है, नीलम को तो हटा दो अभी, बाकी कोई भी चीज़ बनवाई है उसे डायरेक्ट मत पहनना।
उसे रात में मत पहनना। इसको आप 24 घंटे के लिए गंगा जल में रख कर पहनना। मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी से पूछिएगा, वो कहते हैं कि हाँ सही बता रहा है तब करना, वरना नहीं, छोड़ दो, ठीक है। और अगर आप किसी के आए गए में गए हो तो अपने स्टोन्स को जितने भी आपने पहने हैं घर पर आकर एक मतलब सिर्फ एक दिन के लिए रात में छोड़ो और सुबह पहन लो। एक कटोरी में गंगा जल करके, ज़्यादा नहीं है, 2 ड्रॉप गंगा जल और बाकी पानी मिला दो, ठीक है। उसमें अपनी अंगूठियाँ जो हैं, अपने स्टोन्स जो हैं, उसे डालकर छोड़ दीजिए रात को और दिन में पहनिएगा। और अगर कहीं आप किसी गुजरे में, किसी प्रेग्नेंट है, कोई डिलीवरी हुई है उनके में, या मुंडन में कहीं आते हैं और आपने कोई धागा पहन रखा है स्पेशली गले में, तो उसे दोबारा बनवाने का समय आ जाता है। जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं मेरी, अगर आपने पैर में धागा पहन रखा है काले कलर का है नज़र की वजह से, तो आप एक बंधन में चल रहे हो। और वशीकरण बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए। फिर आपका ऑरा वैसे ही पहले कमज़ोर किया गया होगा। ये फैशन के तौर पे मैंने बहुत से लोग देखे पहनते हैं, फैशन चल रहा है। इन्होंने जया की जो सासू माँ है, इस मोर पंख को एक गंगा जल की कटोरी में करके मंदिर के पास ही रख दिया। धीरज बहुत ज़्यादा चिंतित कि हमारी मदद के लिए बीरपाल और कोमल थे, वो चले गए। हमारे घर में वो जो 11 औरतें आई थीं वो चली गईं। जया के सिर में ये जो प्रॉब्लम हुई है, चोट लगी है, इसे एक बार दिखा लेते हैं, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब ना हो तो क्या मैं जया को जया की मम्मी के घर पर छोड़ाऊँ। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी कल शादी हुई है, आज बिटिया विदा होके घर आई है और तू कह रहा है कि आज मैं इसे इसके घर पर छोड़ाऊँ। मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में 100 बातें बन जाएंगी और इसकी छोटी बहना है, इसका भाई है, सबकी शादी में अड़चन आ जाएगी तुम्हारी एक गलती की वजह से। इसमें जया की क्या गलती है? ठीक है बिटिया आज के विचारों की है, नहीं उसे हमारी प्रथा समझ आई, घर नहीं छोड़ना इसे। इसने कहा माँ अगर ये यहाँ पर रहेगी, जय बोले, तो इसके साथ प्रॉब्लम बढ़ रही है। प्रॉब्लम तो यहाँ भी बढ़ रही है। इस घर में सिचुएशन देखिए खराब तो हो ही रही है, लेकिन अब मैं मिलवाता हूँ आपसे 2 नए करेक्टर, मनोज और भूमिका। मनोज जो है ये धीरज के चाचा का बेटा है और इसकी शादी पहले हुई थी। मनोज का जो वाइफ है उनका नाम है भूमिका। रात का तकरीबन 8 सवा 8 बजे का समय था। धीरज जया को ले जा रहा था डॉक्टर के पास, वो जो सिर में इसके चोट लगी है उसके ट्रीटमेंट के लिए। भूमिका एकदम इसके सामने आती है और कहती है कि सुनिए घर के बाहर मत जाना, अभी मुझे घर के बाहर कोई दिख रहा है। मनोज ने भूमिका से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? उसने कहा नहीं मैं बहुत देर से परेशान सी हो रही थी, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों से कैसे कहूँ। आज से पहले मुझे ना तो बड़ी माँ दिखी, दाई माँ, ना ऐसा कभी डर लगा, लेकिन जया के लिए चिंता हो रही है। घर के बाहर मत लेकर जाओ, जो भी वैद्य है, डॉक्टर है, उसे चीज़ें बता दो कि घर में क्या हुआ है, इसके सिर में जो प्रॉब्लम हुई है, इसकी दवा पट्टी जो भी करानी है घर में करा लो। जया की जो सास है उन्होंने कहा कि बेटा तू ठीक है? भूमिका 4 महीने प्रेग्नेंट है, इनके एक जुड़वा बच्चे हैं पहले। उसने कहा कि मैं ठीक तो हूँ, पता नहीं एकदम से ये हुआ कि भाई छोटी बहन जैसी है मेरी जया, धीरज प्लीज़ इसे बाहर मत लेकर जाओ। उसने कहा कि माँ क्या करूँ बताइए, ये ठीक कह रही है, कभी कभी ऊपर से कोई एक आशीर्वाद आता है और हमारे को ऐसा कुछ बोलना होता है। ये जो कह रही है बेटा ऐसा कर, तू वैद्य को, डॉक्टर को यहीं ले आ। ये गया, आधे घंटे में डॉक्टर साहब आए, उसके सिर पर देखी खरोंचे, चोटें, और ये जो हुआ ना वही बताया था। और डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि नहीं क्या बेकार की बातें कर रहे हो, तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भूत प्रेत आत्मा पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। क्यों? इसी गांव के हैं, इनके घर में भी घड़े रखे होंगे, इनके घर में भी बड़ी दाई माँ आई होगी, मतलब इनके घर में भी बड़ी दाई माँ के लिए चौकी या स्थान ज़रूर होगा। उन्होंने यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट किया, कुछ दवाई बताई, बाज़ार से ला कर दे देना, और सिर में लगाने के लिए एक मतलब जो क्रीम वगैरह होती है वो दे दी। अब यहाँ से जब ये डॉक्टर साहब गए, रात में खाना बनाने का समय था, तो ये भूमिका कहती है कि माँ आप सब लोग बैठो, मैं रात के खाने की व्यवस्था करती हूँ। सब्जियाँ वगैरह छीली गई, काम किया गया,
और एक बहुत बड़े भगोने में, भगोना ही कहते हैं ना, बहुत बड़े भगोने में दूध उबाला जा रहा था। जया बिल्कुल शांत बैठी थी। ना तो ये वो गुस्से वाली जया थी, मैं कुछ नहीं मानती, ना इस पर वो जो प्रेत खेल रहा है, जिन्न, उस वाली एक्टिविटी कर रही, कुछ भी नहीं। तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे जया उठती है। ये दूध के भगोने के पास जाकर खड़ी हो गई। भूमिका उसे लगातार देख रही थी। क्या हो गया, कुछ चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आप जाओ, मैं बाकी अब देख लूंगी। अरे नहीं, तुम्हारी आज शादी हुई है, तुम जाओ बैठो सभी के साथ, और एक काम करो ना, जब तक खाना प्रिपेयर हो रहा है अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, और ये गर्म दूध के पास से हट जाओ प्लीज़, खौल रहा है, अभी सबके लिए खाना के बाद दूध करूँगी ना, तुम जाओ यहाँ से। मैं करती हूँ ना हेल्प। नहीं नहीं प्लीज़, मैं देखो आपसे कह रही हूँ, मैं कर लूँगी, आप जाओ, 2-1 दिन बाद से कर लेना, लेकिन अभी जाओ। ये चली गई। वैसे तो जब पहली रसोई होती है तब ये सब कुछ नई बहू करती हैं। यहाँ सिचुएशन बिल्कुल अलग है। किसी बात को किसी से कनेक्ट करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, अब किसके क्या कैसा होता है क्या बोलें। जय अपने कमरे में गई और लाइट वगैरह बंद करी, दरवाज़ा बंद करा और कुछ देर के लिए आराम करने के लिए बैठ गई। ये बेड पर लेटी है, आंख लग गई। ये कुछ बोल रही थी। धीरज इनके दरवाजे तक आता है। धीरज बाहर था, परिवार के साथ बैठा हुआ था, और उसने जब दरवाजे से कान लगाकर सुना तो ये कह रही थी कि हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, मैं कह रही हूँ मेरे ऊपर से अपने हाथ हटाइए। जैसे ही ये बोली है, इसने फटाक से दरवाज़ा खोला तो इसका ये कहना है कि इसके पेट के ऊपर बहुत बड़ा एक धुआं सा लग रहा था। धुआं मतलब पूरे घर में, जैसे इस कमरे में बहुत सारा धुआं इकट्ठा हुआ, अगरबत्ती धूप बत्ती या कैसा भी, और वो किसी ने एक जगह ट्रांसपेरेंट पिन्नी में कर दिया हो। इसके पेट के जस्ट ऊपर दिखा। ये एकदम उठकर बैठ गई कि कौन था आदमी। धीरज ने कहा कि इस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं है। उसने कहा एक मैंने आदमी देखा है, और उसकी दाढ़ी मेरे पेट तक आ रही थी, और बहुत गंदी सी शक्ल है उसकी, और उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। मैं माँ से कहूँगी ये कौन था। इसने कहा 1 मिनट जया, शांत हो जाओ। तभी यहाँ पर इनकी मम्मी आ गई, घर के बाकी लोग भी आ गए। इसने कहा माँ, ये जो बताना चाह रही है, पापा और चाचा भैया सबको बाहर करो पहले। माँ ने पूछा कि ऐसी क्या बात हुई है। माँ, इसे शरीर पर कुछ, प्लीज़ आप सबको बाहर करो ना। सब बाहर चले गए। यहाँ इस कमरे में सिर्फ महिलाएं थीं। इसने बताया कि मेरे साथ कोई फिजिकली बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। माँ ने कहा कि बेटा तू अभी ठीक है, क्या दिख रहा था तुझे? तो उसने बताया कि एक ज़मीन से छत तक की ऊंचाई वाला आदमी है जो दरवाजे से अंदर आया। मेरी आंखें खुली हुई थी, मेरे गले पर एक वजन था, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं अपने दोनों हाथ उठाकर मतलब उसे धक्का नहीं दे पा रही थी। वो धीरे धीरे मेरे सामने आया, इस बेड पर आया, और जैसे ही वो मेरे पेट पर बैठने वाला था तभी मैं कुछ बड़बड़ाने लग गई, मुझे नहीं पता। धीरज ने कहा कि मैंने सुना था, ये बोल रही थी कि मुझे छुओ मत और मेरे पास मत आना। अब यहाँ ये हेल्प कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तंत्र विद्या को जो जानता है, जो इनकी मदद कर रहा है, बीरपाल, और फ़ोन वगैरह की कोई सुविधा है नहीं, कैसे बात करें? इसने कहा कि मैं बीरपाल जी के घर पर जा रहा हूँ, आप सब लोग प्लीज़ इसको अकेला मत छोड़ना। जया ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँ, मुझे डर लग रहा है घर में। उसने कहा नहीं, तुम प्लीज़ घर से बाहर मत जाओ, मैं जाता हूँ। अब ये बीरपाल जी के बिना खाना वगैरह खाए यहाँ से निकल गया। उनके घर पहुँचता है। बीरपाल जी कुछ अपनी मतलब क्रिया कर रहे थे बाहर वाले कमरे में ही। उन्होंने उसे देखा और बिठा दिया, बैठ जाओ। जब इन्होंने पूरा पढ़ लिया तो एक बहुत छोटा सा, मतलब कलश कह दूँ उसे, माटी का कलश था, वो इनके सामने रखा कि वो झूठ बोल रहा था, जो तुम्हारे घर में जिन्न है मुझे झूठ बोल रहा था कि जो मैंने उतारा किया है, जिस जगह जाकर मैंने मिट्टी के नीचे वो दबाया है वो हट गया है, मकान ले लिया है, सब झूठ था। मुझे बस उस वक्त घर से बाहर करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए ये तैयार कर रहा था सुबह देने के लिए, अब तुम आ गए तो इसे ले जाओ।
उन्होंने कहा ये क्या है, ये उसके सिर के पास रख देना। और हाँ, ध्यान रखना, ना तो कोई बच्चा इसे उठाकर किसी और कमरे में लेकर जाए, ना वो खुद छुए। ऐसी जगह रखना जहां पर उसकी नज़र ना पड़े, और उसके जागते में मत रखना। अगर उसकी नज़र पड़ी और उसने देख लिया तो उसे रखने नहीं देगी, मतलब रखने नहीं देगा। अभी उसके साथ कोई फिजिकली बदतमीजी करने की कोशिश। उन्होंने कहा हाँ वो जिन्न है। अभी जब घर पर जाओ और कमरे में अकेले हो तो उससे पूछना ज़रूर तुम्हें उसने कहाँ कहाँ छुआ था, देखना उसके निशान बने होंगे। मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं पहले सोच रहा था कि जया को उसके घर छोड़ाऊँ बीरपाल जी, लेकिन सब कुछ बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा आपके साथ कोमल घर जाएगी। कोमल अंदर से जब तैयार होकर आई है तो उसने ऐसा श्रृंगार कर रखा था जैसे कि कोई नवविवाहित करती हो। उन्होंने देखा एकदम, कोमल ये बहना कहीं से आई है क्या, कहीं जा रही है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आज ये एक रूप लेकर जाएगी आपके घर, और वो जो चीज़ इसके ऊपर है जया पे, उसे अपने ऊपर स्थान देगी। अरे आप क्या कर रहे हो, आप सुनिए मेरी बात बीरपाल जी, हमें जया को ठीक करना है। कोमल मेरी छोटी बहन जैसी है, आप कह रहे हो कि आप जिन्न को इस पर लाओगे? उन्होंने कहा आप समझो जो मैं कर रहा हूँ। कोमल ने कहा कि भैया ये ज़रूरी है, वरना जया बचेगी नहीं। जया पर पूरा शिकंजा है वो बाप बेटे का, उसके लिए वो लोग बाकायदा पूरी तैयारी कर रहे हैं। किसी ने बताया कि आपके घर से जाने के बाद वो शमशान घाट में बैठ के, आप जानते ही हो ना, एक शरीर को रखने के बाद, शरीर नहीं मिलता तो आकृति बनाने के बाद, नहीं तो हाथ से मिट्टी को सकेर के इस तरह से बनाकर जो किया जाता है, पढ़ा जाता है, फिर आपके घर में कोई ऐसी महिला नहीं होगी जिसे वो जिन्न छोड़ देगा। आप समझ रहे हो? मुझे उसे अपने ऊपर स्थान देकर घर से बाहर लाना होगा। धीरज ने मना कर दिया, नहीं जी, मैं अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए अपनी बहन की बलि तो नहीं चढ़ाऊंगा। यहां बीरबल की आंखों में आंसू आ गया कि आप किस मिट्टी के इंसान हो भाई, आपके घर की प्रॉब्लम को आपको बस दूर करना चाहिए कैसे भी हो। उन्होंने कहा नहीं जी, अपने से नहीं होगा, आप अगर मदद कर सकते हो तो ठीक है। मैं, कोमल मेरी बहन जैसी है, उसे नहीं लेकर जाऊंगा घर पर। अब इन दोनों को, पहले तो यह था कि भाई मान सम्मान है, अब धीरज की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि वाइफ को ठीक करने के लिए बहन की बलि बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। आप मदद करते हो करो, नहीं करते मैं घर जा रहा हूँ। कोमल ने कहा कि चलो ठीक है, मैं नहीं जा रही, लेकिन ये मेरी साड़ी है, ठीक है, ये आप उसको ज़रूर दे देना। उसे जब भी लगे कि उस पर इस तरह की कोई चीज़ हावी हो रही है, जैसे चादर ओढ़ते हैं, बस इस तरह से आप पहना देना। बीरपाल ने कहा कि ये ठीक कह रही हैं, और ये कोई साधारण नहीं है साड़ी। ये मानो कि इस साड़ी के हर जगह, हर कॉर्नर पे वो जो 11 औरतें हैं उनका और दाई माँ का आशीर्वाद है। लेकिन आपने तो बताया था कि दाई माँ ऐसी जगह नहीं आती, यहाँ उनका अपमान हुआ, और पता नहीं, देखो ऐसा है, वो इस गांव की बड़ी हैं, सबका उन्होंने भला ही किया है। हाँ, कभी कभी गुस्से में आ जाती हैं तो हम भुगत रहे हैं, श्राप भी मिला है, लेकिन वो अपने इस श्राप से हमें मुक्त भी कर रही हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हाँ, जो एक कमी है बच्चों के सामने नहीं आ सकती है, वो भी दूर हो जाएगी। बड़ी दाई माँ हमें परेशान नहीं करेंगी, ये आशीर्वाद है। इसने कहा कि ठीक है, मैं ले जाता हूँ। अब इसने वो जो साड़ी इन्होंने दी थी एक बैग से मैं करी और यहाँ से चल दिए। भाई खाली पेट निकले थे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। एक जगह ठेली पर कुछ फल वगैरह मिल रहे थे, इन्होंने कहा कि 2-1 फल वगैरह खाकर चलता हूँ। थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, टेंशन बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने बस वो दूसरी एक बराबर में ठेली खड़ी थी, उस पर वो साड़ी रख दी, अपना फल वगैरह खाए, पैसे दिए, पलट कर देखते हैं तो वो ठेली वहाँ नहीं खड़ी। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। यहाँ से बहुत इन्होंने कोशिश करी ढूंढने की। सब्जी वाले, फल वाले ने बताया कि यहाँ कोई और दूसरी ठेली खड़ी नहीं थी, आपने किसी पर भी कोई सामान नहीं रखा। इसे नहीं समझ आ रहा कि ये मैं किसी भ्रम में चल रहा हूँ क्या, ये मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, क्या मूर्खता कर रहा हूँ मैं। किसी ने कोई अमानत दी घर तक ले जाने के लिए और मैं बीच में उसे खो दिया। मैं यहाँ से अब बीरपाल के पास किस मुंह से जाऊँ। वो तो मदद के लिए मेरी बहना कोमल को मेरे घर भेज रहे थे कि सारी समस्या जो भी जिन्न वाली प्रॉब्लम है इसके ऊपर आ जाएगी, और मैं उनकी अमानत नहीं संभाल पाया। मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, अब किस मुंह से जाऊं उनके पास। लेकिन यहाँ से ये वापस उनके घर गया।
देखता क्या है कि बीरपाल का घर सामने से बंद था, मतलब कुंडी लगी हुई थी लेकिन ताला वगैरह नहीं था। इसने जाकर नॉक करा कि अंदर कोई है या नहीं, तो बच्चे आए दोनों। उन्होंने हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, धीरज से पूछा बताइए मम्मी पापा कहाँ गए हैं। उन्होंने कहा वो कोई धीरज भैया हैं, उनके घर गए हैं शायद। धीरज ने कहा कि मेरे घर गए हैं। अब यहाँ से इसने फटाफट से अपना जो भी साइकिल स्कूटर था इस पर यहाँ से घर के लिए तेज़ी से जा रहा था। ये थोड़ा सा बीच में ना कच्चा पक्का सा रास्ता आता है, दोनों तरफ काफ़ी पेड़ वगैरह आते हैं, बहुत सुनसान एरिया है ये। और यहाँ मतलब आपको बच बच के निकलना होगा, हर 10 कदम पर एक मटकी एक टोटका रखा हुआ होता है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि सबसे ज़्यादा कमाल की जगह है। जितने भी लोग चीज़ें पढ़ते हैं ना, उनके लिए ये रोड सबसे ज़्यादा काम की है। ये उनसे बस बचता हुआ निकल रहा था, जैसे तैसे जा रहा था। इसके छाती पर एक बहुत बड़ा डंडा किसी ने मारा, और जिसने मारा ये एक आदमी है। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और इसके बाकायदा लगी है। ये यहाँ गिरा और इसकी आंख खुली तकरीबन 1-1.25 घंटे बाद। अपने छाती पर हाथ लगा कर देखता है कि हाँ मेरे कोई चीज़ लगी तो थी। अपने पर्स वगैरह चेक किया, पैसा चेक किया, हाथ में शादी की अंगूठी थी, गले में चेन थी, सब वैसे ही है, कुछ भी नहीं। इसने अपनी साइकिल स्कूटर जो भी था उठाता है, वापस चलता है। अब यहाँ इसके हल्का हल्का सा दर्द होने लगा। कुछ दूर साइकिल चलने के बाद इस पहाड़ पर साइकिल स्कूटर जो भी है वो चढ़ नहीं पा रहा। प्लेन रोड है ये। इनका ये कहना है कि पहाड़ की तरफ मैं चल दिया और इस पहाड़ पर अब मेरे से साइकिल स्कूटर चल नहीं रहा। बहुत दूर ना मेरी वाइफ खड़ी थी इस रोड पर, ये मतलब घर से बाहर मना था तो क्यों आ गई। वो मुझसे दूर है और पहाड़ की चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने उससे बोला कि एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ, मैं ये साइकिल स्कूटर जो भी था नहीं चढ़ा पा रहा, तुम एक काम करो नीचे आ जाओ। अब वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही है। मुझे ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। मेरे आसपास मानो कि कुछ लोग फुसफुसा कर झाड़ियों में बात कर रहे थे। जया जैसे जैसे मेरे पास आ रही थी उसका चेहरा बड़ा होता जा रहा था। वो मेरे से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर रह गई थी। उस वक्त मैं अपने इस साइकिल से उतरकर पीछे खड़ा हो गया। मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा हूं और वो तेज तेज मेरी तरफ आ रही थी। मैंने उससे कहा कि कौन हो तुम। ये भागती हुई मेरे पास आई और ये मानो कि इसे पार करके निकल गई। ये एकदम सुन्न खड़ा था। यहां किसी ने दूर से इसे देखा है। वो इसके पास आए, इसके दोनों कंधों को हाथ लगाया। धीरज तू ठीक है बेटा? धीरज, धीरज ठीक है तू? एकदम ये नींद में जागता है। जी जी जी, यहां क्या कर रहा है? वो मैं कोमल दीदी और बीरपाल भैया के आया था और अपने घर जा रहा था। सिर में बहुत दर्द हो रहा है, भारी सा लग रहा है कुछ। तो एक काम कर, मैं तेरी मदद करता हूँ, घर तक छोड़ कर आता हूँ। हुआ क्या था? पता नहीं, मैंने जया मेरी जो पत्नी है उसे देखा। उसका चेहरा कुछ बड़ा था। उन्होंने कहा बेटा तू चल, यहाँ तेरे पर कोई छाया आई है। यहाँ इतनी चीज़ें रखी हैं, अब कौन सी मटकी पे इसका गलती से पैर लग गया, कौन से टोटके को इसने पार कर दिया, इसे नहीं पता। ये किसी और धुन में और ये बहुत बड़ी परेशानी में चल रहा है। किसी को समझाए तो समझाए कैसे? देखिए शहर में क्या होता है, अगर आप किसी को बताओगे समझाओगे तो आधी बात मजाक और आधा अंधविश्वास मान लेंगे। लेकिन गाँव में, इस गाँव में हर किसी को पता है कि ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त असर करती हैं और इंसान के पूरा परिवार ले जाती हैं। और जिस घर में जिन है और महिला पर अगर वो खेल रहा है तो मैं आपको यहाँ से चीज़ें बता नहीं सकता कि कितनी ख़राब हो सकती हैं। होता क्या है कि ये धीरज घर पहुँचता है। घर पर देखा इसने कोमल और बीरपाल आए हुए हैं। कोमल दीदी, आपको मैंने कहा था ना कि आप प्लीज़ यहाँ नहीं आइएगा, उसके बाद भी आप ये सब कर रहे हो। आप कहाँ रह गए थे पहले ये बताओ। मैं आपके घर से चला था और वो साड़ी मुझसे छूट गई और मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे किसी ने छाती पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का डंडा मारा है। अब घर वाले आए परेशान एकदम कि धीरज तू ठीक है? इसने सारी बातें बताई। बीरपाल ने कहा कि पहली बात, आपसे वो साड़ी कहीं मिस नहीं हुई, आप हमारे घर पर छोड़ आए थे। दूसरी बात, जो मैंने आपको छोटा सा कलश बना कर दिया था वो भी छोड़ा है। क्या कर रहे हो आप? इसने अपनी जेबें वगैरह देखी, सच में सभी कुछ मैं भूल आया। कोमल ने कहा कि अब हम साड़ी लाएं, जैसे हमारे घर में पर्दे टंगे होते हैं, है ना, इस तरह से इस कमरे में किसी भी जगह ये साड़ी टांग दो। जब इसे डर लगेगा या इसे कोई परेशानी होगी तो हम
ये साड़ी इसके ऊपर पहना देंगे, ऐसे ही आपने कहा था ना, जैसे चादर हम किसी पर डालते हैं। कोमल ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कमरे में आने के बाद ये जला दी थोड़ी सी। जला दी? किसने? जया एकदम हंसने लगी। तुझे मैं दिखी थी? मैं तो यहां से कहीं गया ही नहीं। धीरज, मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। ये जले कपड़े की खुशबू बहुत पसंद है। कोमल ने बताया कि हम सब बात कर रहे थे और इस साड़ी को इसके कमरे में लाकर रखा था। ये रसोई से माचिस लाई और इसमें आग लगा दी। खंडित करिए इसने ये, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस पर साड़ी पर अब जो आशीर्वाद है वो नहीं होगा, लेकिन इसने परेशानी कर दी है। और बीरपाल ये जो कलश लेकर आए थे ना, इन्होंने अभी निकाल कर इसके सामने जया के रखा नहीं था। इंतज़ार कर रहे थे कि अगर ये सो जाएगी तो कुछ चीज़ पढ़कर हम रख देंगे। भाई साहब 10 साढ़े 10 बजे खाने का हुआ कि अब सब लोग पहले खाना खा लो। परेशानी देखिए अपनी जगह, लेकिन शरीर को जो खाना चाहिए होता है वो अपनी जगह। अगर खाली पेट हम युद्ध करेंगे तो कितनी देर करेंगे। सभी की थाली लगवाई गई। धीरज और जया को भी बिठाया गया। सभी लोग ज़मीन पर बैठ के खाना खा रहे थे। जया का खाना ख़त्म नहीं हो रहा था और बीरपाल कोमल दोनों उसे लगातार देख रहे थे। जो चीज़ इस पर है वो सिर्फ एक जिन नहीं है, कोई और चीज़ भी आई है, क्योंकि जिन ये चीज़ नहीं करेगा जो अब ये कर रही है। फिलहाल इस पर कोई पिशाच भी आया है। तकरीबन 28-29 रोटियां खाने के बाद मुंह पहुंचकर एक तरफ जाकर कॉर्नर में बैठ गई। धीरज ने पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? अभी इतनी देर से बैठा हूं, भूख लग रही है। खाना ना मंगवाया गया। अब धीरज ने बीरपाल जी को देखा। उन्होंने कहा, बेटा अभी फिलहाल मैं इस पर कुछ कर नहीं सकता। जो मैं बनाकर लाया हूं कलश, इसे रखने से पहले इस पर जो खेल रहा है उसे उतारा नहीं कर सकता मैं। जया ने कहा, तू कुछ नहीं कर पाएगा और मेरी भूख तो ये शांत करेगी। जैसे इसने भूमिका की तरफ देखा, भूमिका बिटिया आप जानते हो ना, जो इनके चाचा की बहू है, मतलब धीरज के चाचा का बेटा जो है मनोज, उनकी वाइफ भूमिका, जो कुछ समय प्रेग्नेंट है अभी 3-4 महीने, उसकी तरफ देखा जया ने कि भूख मेरी ये शांत करेगी। ये एकदम से अपने हाथ वगैरह साफ करके खड़ी होती है। हाँ जया बताओ क्या खाओगी? मैं दोबारा से रोटियां सेक देती हूँ आपके लिए। इधर आ। जया जिस तरह से बात कर रही थी, इसके पास कोई नहीं आना चाहिए था, लेकिन भूमिका भाई मेरी छोटी बहन जैसी है जया, उसके पास जाकर खड़ी हो गई। हाँ बता, मैं क्या लाऊं तेरे लिए, क्या खाएगी? जया ने भूमिका के पेट पे हाथ लगाया। इसे खाऊंगा, थाली में परोस के दे मुझे। इसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो गई। जया के हाथ पैर पकड़ने पड़ रहे थे। इसको 10-10 लोग मिलकर कंट्रोल कर रहे थे और ये उनसे ऐसे अपने आप को छुड़ाकर भूमिका की तरफ झपट रही थी और भूमिका डर रही है, कांप रही है। इनकी परेशानी ऐसी है कि कोई तो मदद करे, कहीं से तो कोई हेल्प मिले। जो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। जो चीज़ इसके घर में पड़नी होती है उससे पहले वो जया पर जो है उसको खंडित कर देता है। मतलब ये तो वो बात हो गई कि जो सेकंड तांत्रिक था धर्मवीर और सतीश उसका बेटा, ये मतलब इस गांव के सबसे बड़े तांत्रिक बीरपाल पे भारी पड़ रहे हैं। ऐसा क्या सपोर्ट मिला हुआ है उसे? ऐसा तो नहीं कि इस घर से कोई सपोर्ट कर रहा है उसे। यहां से चीजें ले जाकर क्या पता उन्हें दी हो। मनोज के बारे में पता है आपको? मनोज ये वो किरदार है जो अभी तक चुप था, बिल्कुल साइलेंट। मनोज की दोस्ती भीतर ही भीतर सतीश से थी। और सतीश आप जानते हैं, शादी का प्रस्ताव जब ठुकरा दिया गया तो चिढ़ा बैठा है। उसकी इस परेशानी को देखा था जो दूसरे तांत्रिक है धर्मवीर ने। इनके घर में मुझे ऐसा लगता है लंका ढाने वाला जो है शायद मनोज है।
लेकिन क्या मनोज इतना बेवकूफ़ इंसान है कि अपनी संतान, होने वाली संतान जो कि भूमिका के पेट में है, उसकी भेंट चढ़ा देगा? है किस लिए करेगा ये काम? पैसे के लिए? या उसे धीरज से और जया से कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि इस घर में अभी तक जो हुआ, फाइनल पार्ट में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।